डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। एंड लाइक अर्लियर वी मेड दिस रूल कि जब तक मैं डिस्कस करता हूं तब तक आप लोग क्वेश्चन वगैरह अपना नोट डाउन करके रखें जो भी पॉइंट। एंड सेशन के एंड में मैं सारे क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन आपके लूंगा। ठीक है। सो सेक्शन 164 of CRPC is related to recording of confession and statement. That means basically this section cover two important aspect. One is confession. अब confession क्या होता है वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको जो है वो पता चलेगा। As such, confession has not been defined under the Indian Evidence Act 1872 also, but on the confession there is a very authoritative judgment that you will read in इंडियन एविडेंस एक्ट आल्सो, और उस जजमेंट का नाम है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। एंड इन दिस जजमेंट ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस emperor, the word confession has been defined that confession means either to admitting the guilt or at any rate admitting all those facts that प्रूव द गिल्ट। ठीक है। दैट मीन सिंपल सेंटेंस में सपोज करो ए पे एलिगेशन है कि ए ने बी को चक्कू से मारा। दैट मीन ए किल्ड बी बाय स्टैबिंग विद नाइफ। ठीक है। या तो ए ये कन्फेस कर ले पूरी तरह से कि हाँ मैंने चक्कू से उसको मारा। ठीक है, तो ये कन्फेशन है। या वो सारे फैक्ट कि मैंने चक्कू खरीदा, फिर मैं वहाँ पे गया, इस तरह से ये सारे फैक्ट कर ले जिस जो कि कोरिलेट करते हो दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, सो दैट इज़ कन्फेशन। ठीक है? नाउ कन्फेशन को जो है वो कौन बनाता है? ज़ाहिर-सी बात है अक्यूज़ ही कन्फेशन को मेड करेगा। अब कन्फेशन जो है वो पुलिस जैसे ही किसी सस्पेक्ट को नैब करती है, उसको पकड़ती है, उसके बाद में उसको इन्वेस्टिगेट या इंटेरोगेशन हुआ, तो इंटेरोगेशन में सपोज आपका अक्यूज जो है वो बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया और उसने अपना ऑफेंस एडमिट कर लिया, उसने अपना एडमिट कर जो है कन्फेस कर लिया पूरी तरह से। अब पुलिस अगर उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करती है तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस जो उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करती है ट्रायल स्टेज पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली सेज दैट कन्फेशन बिफोर द पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। एंड कन्फेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन हैं। एंड द पर्पस लाइक द सेक्शन 24 है, सेक्शन 26, सेक्शन 27, ऑल दीज सेक्शन फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट। एंड उसका पर्पस और इनके पीछे का जो लॉजिक है, जो जस्टिफिकेशन है, जो स्टैट्यूटरी जस्टिफिकेशन है, दैट इज आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन है जो क्रिमिनल लॉ से को डील करता है। और आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में 20 क्लोज 3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट रिलेटेड टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट नो वन फोर्स टू मेक एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ और बी द विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ऐसे में पुलिस के सामने अगर कोई बंदा कन्फेस करता है तो उसमें ये अश्योर नहीं हो पाता दैट वेदर ही वॉलंटरली हैज़ मेड द कन्फेशन और he has not voluntarily made the confession because of pressure on the police to complete the investigation within the time। अक्यूज को पकड़ना पुलिस के ऊपर इस तरह का कंपल्सन होता है। एंड सम टाइम जो मियर सस्पेक्ट हो रहा है उसको भी हो सकता है, इट्स द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि पुलिस हमेशा ही झूठा कन्फेशन लिखते हैं। देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट उनको डरा के धमका के, जो कि हमने पिछले भी क्लास में पढ़ा था कि थ्रेट इंड्यूसमेंट एंड प्रोमिस, टीआईपी, थ्रेट और इंड्यूसमेंट और प्रोमिस से कोई कन्फेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है तो वो अलाउ नहीं है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। और सेम चीज सेक्शन 163 ऑफ सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन है कि पुलिस ऑफिसर इस तरह का मीन्स यूज नहीं करेगा। अब पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन हुई है उसमें वॉलंटरीनेस है या नहीं है,
इस चीज़ को अश्योर नहीं कर सकते। एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बिकॉज दैट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो ऐसा है कि सेक्शन 25 क्लियरली कहता है कि ऐसी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने मेड हुई, या सेक्शन 26 में कवर है, वो आपकी एडमिशिबल नहीं होती है। अब एडमिशिबल नहीं है, तो क्या सेक्शन 20 सबसेक्शन जो सॉरी आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केवल ये कहता है कि आप फोर्स नहीं करोगे। आर्टिकल 20 क्लोज 3 ये नहीं कहता कि कोई आदमी अपने खिलाफ कन्फेशन नहीं कर सकता, अपने खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता, अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं बना सकता। वो केवल कम आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर वॉलंटरली वो बनाना चाहे तो वो कर सकता है। ये आर्टिकल 20 को आप थोड़ा सा उल्टा करके देखोगे तो ये दिखेगा। अब ऐसी सिचुएशन में हाउ टू इंश्योर कि कन्फेशन मेड बाय दैट पर्सन इज वॉलंटरली। इसलिए जो है, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखिए सेक्शन 164 इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर अक्यूज कन्फेस करना चाहता है अपना क्राइम, उसको कवर करता है। अगर उसके बाद में अक्यूज अपना स्टेटमेंट वगैरह देना चाहता है, तो फिर वो सेक्शन 281 आपका जो है सीआरपीसी में उसके अकॉर्डिंग डील होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कन्फेशन है वो अक्यूज आपका बनाता है, और उसको मैजिस्ट्रेट, बिकॉज मैजिस्ट्रेट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पुलिस, ठीक है। डिपार्टमेंट का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है यहाँ, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं बना सकता, बिकॉज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है वो अगेन द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। उसमें डिपार्टमेंटल बायसनेस का भी इश्यू आ सकता है, एंड इसलिए उसको नहीं अलाउ किया गया, ठीक है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी, बिकॉज आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 का मैंडेट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इससे बिल्कुल कोरिलेट है। 164 के बगल में लिख लो, रेड विद आर्टिकल 20 क्लोज 3, ठीक है। यहाँ पे पुल जो मैजिस्ट्रेट है उसके ऊपर भी ड्यूटी है टू इंश्योर दैट द कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज इज वॉलंटरली, ठीक है। वो सारा प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। एक पोर्शन तो 164 का कवर करता है आपका कन्फेशन से रिलेटेड। सेकंड पोर्शन है आपका स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कौन सी है? हमने 162 में का पढ़ा, जब 160, 161 एंड 162 ऑफ सीआरपीसी, दैट अगर कोई भी बंदा जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस से एक्विंटेड है, पुलिस को लगता है कि इस बंदे को पता होगा। नेचुरली सपोज आपकी सोसाइटी में कोई ऑफेंस हुआ, आपके बगल में कोई घर है, उसके बगल में कोई घर है, तो उसको हो सकता है। लॉ फैकल्टी में किसी हुआ तो वहाँ के चौकीदार, टीचर, स्टूडेंट, दैट यू नो पॉसिबिलिटी है कि वो एक्विंटेड होंगे, वो उसके केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से अवगत होंगे। तो ऐसे पर्सन की अटेंडेंस क्योर कर सकता है 160 में, एंड देन 161 में जो है उनको जो है एग्जामिन कर सकता है। अब ये जो एग्जामिनेशन होता है, ये एग्जामिनेशन पुलिस के बिफोर ये ऑथ पे नहीं होता है। या सपोज करो जो है किसी को पॉइजन दिया गया, और पॉइजन देने के बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ पे जो है उससे स्टेटमेंट लेना है। या कोई बंदा जो है बिल्कुल इंजरी उस पे हुई, किसी ने उसका मर्डर करने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर है, और इंजर्ड हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अब ऐसी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसकी स्टेटमेंट लेनी है। या कोई रेप की विक्टिम है, उसके बाद में जो है रेप करके कोई उसको जो है किसी रोड वगैरह या कहीं पे गिरा गया, उसको किसी ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमने कहा कि मेडिको लीगल केस जो हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कस किया था। बिकॉज मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसको आरएमपी बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होता है ईएमओ। ये इन दोनों की ड्यूटी होती है अंडर सेक्शन 39 ऑफ द सीआरपीसी, कि वो ऐसे ऑफेंस को रिपोर्ट करेंगे, तो वो पुलिस को लिखते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और फिर वहाँ पे आपने स्टेटमेंट ली, ठीक है। अब ये उसके बाद में आपने स्टेटमेंट ली,
ठीक है? अब जो भी स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई है, वो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सेपरेटली आप रिकॉर्ड कर सकते हो अदर देन योर केस डायरी। जो केस डायरी में जो आप डे टू डे आपको कहाँ इन्फॉर्मेशन मिली, देन हाउ यू विल प्रोसीड टू दैट प्लेस, उस पे क्या हुआ, कौन से एविडेंस को एग्ज़ामिन किया, वो आपको सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी में केस डायरी में लिखना है। लेकिन जो एग्जामिन किया किसी भी पर्सन को, तो उसकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे, ये स्टेटमेंट ऑथ पे नहीं है, शपथ लेके नहीं है। जैसे ट्रायल में कहते हैं ना कि मैं गीता के हाथ रख के शपथ खाता हूँ, तो ये ऑथ के ऊपर तो है नहीं। तो ऐसी स्टेटमेंट की क्या वेरासिटी है और ऐसी स्टेटमेंट का क्या यूज है, जो हमने 162 में कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है, तो पहली बात उसको साइन नहीं करवाएगा। ठीक है? बिल्कुल प्लेन रिस्ट्रिक्शन है पुलिस ऑफिसर पे। इफ पुलिस ऑफिसर जो है उसको शाइन नहीं करवाएगा। दूसरी बात क्या है कि वो स्टेटमेंट नॉर्मली आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट है, जैसे हमने एफआईआर में पढ़ा, तो एफआईआर में इंफॉर्मेंट साइन करता है, और एफआईआर को कोरॉबरेटिव एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एफआईआर को कोरॉबरेटिव एज वेल एज कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। कोरॉबरेटिव 157 की आज जो ट्रायल में जब ये डिपोजिशन कर रहा है आपका विटनेस, जब जब विटनेस जो है वो टेस्टमनी देता है, गवाही देता है, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ऐसी डिपोजिशन जो करता है, तो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से अगर वो कोरॉबरेट करता है, तो दैट मे बी यूज एज ए पॉइंट। ठीक है? सो 157 में वो कोरॉबरेटिव स्टेटमेंट एंड 145 में कॉन्ट्राडिक्टरी एफआईआर के अंदर यूज होती है, बिकॉज इन्फॉर्मेंट जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो साइन होता है। लेकिन इससे विपरीत जो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो एज पर सेक्शन 162 सबसेक्शन 1 इट शुड नॉट बी साइंड। ठीक है? अब ये स्टेटमेंट जो आपकी साइन नहीं होगी, ये स्टेटमेंट जो आपकी साइन नहीं होगी, ये स्टेटमेंट किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकती, किसी भी पर्पज के लिए। ठीक है? मतलब ये कोरॉबरेटिव एविडेंस के रूप में यूज नहीं हो सकती स्टेटमेंट। उसका एक एक्सेप्शन है जो 162 में है, दैट इट कैन बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन अंडर सेक्शन 145 इफ इट इज ड्यूली प्रूव्ड। एंड अगर वो कंट्राडिक्शन आपका विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप कर सकते हो कि पुलिस के सामने तो आपने ऐसा बोला था, ठीक है, आज आप ये बोल रहे हो। या अगर उसमें मटेरियल चेंज है, तो मटेरियल चेंज है दैट इज आल्सो कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसके लिए उस पर्पज के लिए जो है वो यूज हो सकती है। और जब हॉस्टाइल आपका विटनेस हो गया और उसको पर्पज के लिए आपने कॉन्ट्राडिक्ट के लिए यूज कर दिया, तो उसको दोबारा से री एग्जामिनेशन के लिए विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कैन बी यूज। सो ये हमने पढ़ा था। अब ये जो स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड हुई, इन स्टेटमेंट की ट्रायल के समय कोई वैल्यू नहीं होती, कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में जो स्टेटमेंट आपने बनाया, जो हम स्टेटमेंट 164 में हैं, ये स्टेटमेंट हो सकती है एक तो नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है? जैसे कि किडनैप हुई विक्टिम, उसके बाद में जब उसको रिकवर किया, उसके बाद में वो कोई स्टेटमेंट बनाना चाहती है। या सपोज करो एक पीड़िता है या कोई भी आदमी है जिसको ऐसी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, और उसके बाद में उसकी बयान के ऊपर जो है एफआईआर भी हो गया। अब वो जो है कभी भी जो है उसकी डेथ हो सकती है, और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है। अब अगर पुलिस ऑफिसर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, तो उसके ऊपर तो वो साइन वगैरह नहीं हो सकते, ना वो ओथ पे हो सकती है, और उसकी ज़्यादा वैल्यू आपकी होगी नहीं। इसलिए जो है 164 में जो कन्फेशन के अलावा जो अदर स्टेटमेंट है, तो वो अदर स्टेटमेंट हो सकती है। एक तो डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिक्लेरेशन मैजिस्ट्रेट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है एज ए रिकॉर्ड कर सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जब आप एविडेंस पढ़ोगे तो आप वहाँ पे मिलेगा। तो मैजिस्ट्रेट जो 164 में
ही डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है। वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ 164 में उस डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है? दूसरा, जैसे ही रेप की विक्टिम हुई उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। जो है आपका जैसे ही जो है किडनैपिंग के बाद में जो है रिकॉर्ड करना है। और ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे के पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया तो वो बिल्कुल ट्रायल में दोबारा से उस एविडेंस को एग्जामिन नहीं किया जाएगा, या उस विटनेस को एग्जामिन नहीं किया, उसको एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, आप कोरबरेटिव के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो। वैसे स्टेटमेंट जो पुलिस रिकॉर्ड करेगी किसी विटनेस की, तो वो कोरबरेटिव पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकती। तो ये इसका पर्पज है। अब हम वन बाय वन 164 में प्रोसीड करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया दैट इट कवर बोथ कन्फेशन एज वेल एज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो आपकी डाइंग डिक्लेरेशन भी हो सकती है, स्टेटमेंट किसी रेप विक्टिम की स्टेटमेंट भी हो सकती है, स्टेटमेंट आपकी किसी किडनैपिंग के बाद की उसकी भी हो सकती है, स्टेटमेंट जो है इस तरह के अदर सिचुएशन में भी हो सकती है। एंड हमने ये भी देखा कि अगर जो है आपका विक्टिम है ऑफेंस ऑफ रेप में, या 509 में, या 354 असोल्ट में, और वो आपकी विक्टिम परमानेंटली या टेम्परली डिसेबल या मेंटली और फिजिकली डिसेबल होती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका एग्जामिनेशन ऑन चीफ की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसी स्टेटमेंट पे क्रॉस एग्जामिन भी हो सकता है। बट वो स्पेशल प्रोविज़न केवल उन्हीं के लिए अवेलेबल हैं जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल हैं और उस पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं सेक्शन पे। सेक्शन 164, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। Any metropolitan magistrate, any means whether he has the jurisdiction or whether he has not the jurisdiction। तो any के साथ में आप लगा लो कि any का मतलब है जो ये मैजिस्ट्रेट बताए गए हैं, चाहे उनका जुरिडिक्शन हो या उनका जुरिडिक्शन नहीं हो। और मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो है रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा और विल इट बी द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है? सो इट विल बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, but if specially empowered then it can be judicial magistrate second class also। देन द वर्ड यूज, एक एक वर्ड इस सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द वर्ड इज मे। अब मे का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन है दैट ही मे रिकॉर्ड इट और ही मे नॉट रिकॉर्ड इट? ठीक है? देखिए, मैजिस्ट्रेट के लिए जहाँ पे भी मे यूज हो, दैट आप एक कार्डिनल प्रिंसिपल समझ के देख लीजिए, वहाँ पे उसकी डिस्क्रिशन है। बट उसकी डिस्क्रिशन जुडिशियल डिस्क्रिशन है, दैट मीन ही हैज टू अप्लाई हिज माइंड। डिस्क्रिशन डज नॉट मीन ऑन द विम्स एंड फैंसी दैट आज मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है? यहाँ पे जो मे वर्ड यूज है इसके ऊपर जो है काफ़ी एक केस के अंदर जो है डिस्कशन भी हुआ। एंड फाइनली ये हुआ, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आगे की डायरेक्शन है जहाँ पे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अश्योर कर लेता है दैट यस, confession made by the accused is voluntarily confession, then this may is converted into shall। ठीक है? मे का मतलब है कि उसकी डिस्क्रिशन है कि वॉलंटरली है कि नॉन वॉलंटरली है। तो अगर वॉलंटरली है तो ये शैल हो गया। अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि आई विल नॉट रिकॉर्ड। ठीक है? तो ये जो मे है ये वॉलंटरली और नॉन वॉलंटरी के बीच का डिस्क्रिशन है, कि ऐसा नहीं कि शैल है तो रिकॉर्ड करना ही है, चाहे वॉलंटरली हो या इनवॉलंटरली हो। सो मे इज यूज विद दैट स्पिरिट that it is used when the statement, when the confession is made voluntarily। ठीक है? नाउ अब जो हमने एनी की बात यहाँ पे की थी कि एनी मीन्स
एनी दैट वेदर हैज जुरिडिक्शन, वो यहाँ पे क्लियर भी इन्होंने लिख दिया है, whether or not he has the jurisdiction in the case. So ये कोई भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है, लाइक हमने पीछे भी कहा कि बेल में भी इट्स नॉट लाइक द मैजिस्ट्रेट दैट हैव द जुरिडिक्शन कैन गिव द बेल, इट कैन बी एनी मैजिस्ट्रेट। ठीक है। एंड सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी में डायरेक्शन है कि अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, एंड मैजिस्ट्रेट उस पर डिसाइड करता है। तो मैजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है उस समय, अगर बेलेबल ऑफेंस है एंड बेल जो है वो आपने एप्लीकेशन लगाई है, सो इट दैट मैजिस्ट्रेट हैज टू हियर इट एंड हैज टू डिसाइड इट। ठीक है। सो ऑल दिस प्रोविजन इज टू प्रोटेक्ट द liberty of the person, that means to complying with the article 21 of the constitution। एंड इफ यू रिमेंबर हमने प्रिलिमिनरी क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो हमारा सीआरपीसी है, द प्रोसीजर शुड बी फेयर। ठीक है। सो वो किस तरह से फेयरनेस की बात करता है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट इट सेज दैट एनी मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेगा। अब रिकॉर्ड कैसे होता है, अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है। रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड है, by any means you record that statement is record does not mean it is in writing, रिकॉर्ड डज नॉट मीन इट इज इन राइटिंग। एंड रिकॉर्ड करोगे, सपोज आपका जो कन्फेस करने वाला है ही इज ए डीफ एंड डम पर्सन। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में डीफ एंड डम पर्सन जो है वो मेंटली तो है नहीं, तो ऑफेंस तो उसने किया। अब उसकी स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करोगे, सो मैजिस्ट्रेट कैन टेक हेल्प। यहाँ पे एक बिल्कुल कार्डिनल प्रिंसिपल होता है कि अगर पावर आपको दिया गया है, if the power is given to any person by the law, that person also have all those power that are necessary to exercise that। ठीक है। सो रिकॉर्ड जो करने के लिए अगर उसको इंटरप्रेटर और आपको स्पेशल एजुकेटर या एनी अदर पर्सन की जरूरत होती है टू अंडरस्टैंड व्हाट अक्यूज वांट टू से हु इज नॉट एबल टू स्पीक, सो ही मे यूज। ठीक है। क्या कर सकता है देन, कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम, या तो वो कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों चीजें रिकॉर्ड कर सकता है। पहला प्रोविजन, पहला जो सबसेक्शन है वो जनरल है। अब आता है कि ये कब बना हो, ये कन्फेशन या स्टेटमेंट किस समय के जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर or under any other law for time being in force or at any time afterward। So ये कवर करता है कि when the magistrate can record confession or other statement। ठीक है। यू नो, सो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी एट एनी टाइम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, दैट मीन लॉजिंग द एफआईआर। ठीक है। या ऐसा जो है आप ये कह सकते हो कि उसके बाद की कोई स्टेज, एफआईआर से पहले का अगर कोई है तो वो आपका जो है इसमें कवर नहीं होता है। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आपकी 173 सबसेक्शन 2 में, जब आपका पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाता है, सबमिट कर देती है, तो वहाँ से यानी एफआईआर से और पुलिस रिपोर्ट के बीच का जो टाइम होता है जिसको नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन स्टेज कहते हैं, उस समय की कन्फेशन या उस समय की स्टेटमेंट, उसके अलावा होगा तो 281 में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। एंड लिखा है या तो इन्वेस्टिगेशन इस चैप्टर के अंदर, अंडर दिस चैप्टर, सो चैप्टर ये जो हमारा है, जो जिस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं 12, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग। एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स मतलब कोई और लॉ, जैसे हमारा एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। सो उसमें जो स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, उस स्टेज के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट ये पावर यूज कर सकता है।
और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड। अब ये क्या हुआ, और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड, बट आफ्टरवर्ड बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये कहता है सपोज करो पुलिस ने चालान पेश कर दिया, उसके बाद में ट्रायल नहीं शुरू हुई, इंक्वायरी नहीं शुरू हुई, और पुलिस ने दोबारा जो है दूसरी एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन थोड़ा शुरू कर दी, तो वो आपका टाइम बताता है एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, बट बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल। दैट मीन ये जो सेक्शन 164 है, इसकी एप्लीकेबिलिटी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। आफ्टर दैट इंक्वायरी और ट्रायल जो स्टार्ट है, तो ऐसी स्टेज के ऊपर ये सेक्शन 164 विल नॉट अप्लाई। ठीक है। सो पहली बात, दैट द confession or statement under section 164 can be recorded by any magistrate whether having jurisdiction or not having jurisdiction. Second thing, that such person, such magistrate should be metropolitan magistrate or judicial magistrate, he cannot be executive magistrate, because दो ही specifically लिखा हुआ है। And judicial magistrate also be first class, or if it is specially empowered then second class। ठीक है। थर्ड थिंग, that section 164 used for recording of confession, also recording of the statement like dying declaration or other statement of the victim or witnesses। ठीक है। Then the may word used here is means that judicial magistrate has to ensure that whether the confession is voluntarily or involuntarily. If it is voluntarily, then he is bound to record the statement, and it has to be recorded during the investigation stage before the inquiry and the trial। अब इसके बाद में आप सेकंड प्रोवाइजो चले जाओ, जो हम बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड। अब ये जो प्रोवाइजो है, दिस इज बाय वे ऑफ प्रिकॉशन, कि भाई मैजिस्ट्रेट जो है ना, वो मैजिस्ट्रेट वो नहीं हो सकता जिस पे पुलिस पावर दी हुई है। ठीक है। वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उस तरह का नेचर का आपका नहीं हो सकता, बिकॉज अगर वो मैजिस्ट्रेट आपका हो सकता है, लाइक दिल्ली में कमिश्नर ऑफ पुलिस वगैरह को मैजिस्ट्रियल पावर भी दिया गया है। सो ऐसा मैजिस्ट्रेट अगर होगा तो फिर तो वो डिपार्टमेंटल जो बायसनेस उसके अंदर आ जाएगा। सो ये प्रिकॉशन के रूप में है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट नो कन्फेशन शैल बी, that means it is very plainly restricting that no police officer on whom power of magistrate has been conferred under any law for time being in force। सो ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जिस पे मजिस्ट्रेट की पावर है और वो अपने आप को मजिस्ट्रेट समझ के 164 कहे कि मुझे 164 के अंदर रिकॉर्ड करना है, दैट इज स्ट्रांगली प्रोहिबिटेड, दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड। ठीक है। Now there is first proviso that talk about recording। Earlier यही होता था that recording means recording on the paper, and पेपर के ऊपर रिकॉर्ड करके जो है उसको रखा जाता था। अब रिकॉर्डिंग जो है उसके पास के लिए हमारे पास जो है जो अलग टूल हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें बैटर भी होता है, अक्यूज़ का डेमिनोर भी दिखता है, अक्यूज़ प्रॉपर तरीके से क्या बोल रहा है उसको दोबारा भी जो है रिव्यू करने का होता है। सो ये फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन also be recorded by audio visual electronic means in presence of advocate of the person accused of the offense। now इस प्रोविजन को, इस प्रोवाइजो को आप दो एंगल से देख सकते हो। फर्स्ट, with the angle of any infirmity that is made during the recording of confession। अगर मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय कोई इन्फॉर्मिटी की गई है, कोई जो है इरेगुलरिटी कमिट की है, तो वो आप देख सकते हो। एंड सेकंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट प्रोवाइडेड टू द अक्यूज दैट ड्यूरिंग द कन्फेशन अक्यूज जो है वो क्या रख सकता है, अपना एडवोकेट। ठीक है। एडवोकेट ऑफ द पर्सन अक्यूज ऑफ द ऑफेंस। सो एडवोकेट के प्रेजेंस में वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। लिखा हुआ मे आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो एंड विजुअल। अब यहाँ पे मे वर्ड है बिकॉज ऑफ
इट्स नॉट पॉसिबल कि हर स्टेट में उस तरह का सिस्टम वगैरह होगा। आप हरियाणा में देखो तो हर कोर्ट में वीसी होता है, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी बहुत सारे अक्यूज को जेल से नहीं लाया जाता, तो जेल से सीधा वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो आपकी गवाही हो जाती है। इसी तरह से डॉक्टर वगैरह की गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो जाती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस तरह के जो मीन्स आ रहे हैं, जो हमने मूवीज़ वगैरह में फ़ॉरेन में देखते हैं, सो वो उस तरह की टूल है। इसलिए इस प्रोविज़न को अभी मे वर्ड यूज़ किया है। मे बी इन द फ्यूचर ये आपका राइट बन जाएगा, तो एक जो है अक्यूज़ को भी प्रोटेक्शन वाला राइट मिलेगा और एक बेहतर तरीके से होगा। उसमें पता भी चलता है जब आप ट्रायल होगी कि हाँ, देखो अक्यूज़ डरा हुआ है या ऐसा लग रहा है कि इस पे फ़ोर्स अप्लाई किया गया है। दूसरा, उस फ़ोर्स को कैसे इंश्योर करे एडवोकेट, अगर उसका प्रेज़ेंट होगा तो वो वैसे ही कॉन्फिडेंट फ़ील करेगा, ठीक है? All provision are in compliance with the आर्टिकल 20 क्लॉज 3। क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि ये इतना जो है बढ़िया ट्रीटमेंट हम अक्यूज को दे रहे हैं, तो फिर अक्यूज एडमिट क्यों करेगा। और ये सारी चीज़ है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे से उसका रिस्पेक्ट करते हो और कहते हो कि इतना हमारे पास एक राइट्स के साथ, फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन है, सो दैट अप्लाइज टू देम आल्सो, ठीक है। नाउ कम्स टू द सेकंड सबसेक्शन, दैट द मैजिस्ट्रेट, वो कहाँ पे चला गया, द मैजिस्ट्रेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, आ गया। हाँ, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन। नाउ ये जो प्रोविजन है, दैट इज टू इंश्योर that the confession made by the accused is voluntarily, that he has no is not bound to make the confession, because जो मैजिस्ट्रेट के पास जो अक्यूज लाया गया है, पुलिस हो सकता है उसको पीट के, डरा के, धमका के या प्रॉमिस करके उसको लाया गया हो, ठीक है। तो सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो है, सेक्शन 25 तो केवल पुलिस ऑफिसर के बिफोर कन्फेशन होती है तो उसको कवर करता है। लेकिन थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट जो सेक्शन 24 में अप्लाई है, हो सकता है उस तरह की चीज़ें हैं। और अक्यूज के मन में अभी भी है कि अगर मैं कन्फेशन यहाँ पे नहीं करता हूँ और दोबारा पुलिस के पास जब मुझे भेजा जाएगा तो मुझे और ज़्यादा पीटा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अब ये सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 इज इन कंप्लायंस विद द आर्टिकल 20 क्लोज 3, that magistrate shall, that shall means he has the mandatory duty। और अगर ये ड्यूटी जो आपकी जो है ये ब्रीच हो जाती है, तो आपका सेक्शन 463 जो इरेगुलर प्रोसीडिंग की बात करता है, सेक्शन 463 के अंदर उसकी रेमेडी है, ठीक है। सो वो क्लॉज 2 का वॉयलेशन हो रहा है या सबसेक्शन 3 का या सबसेक्शन 4, जिसका भी वॉयलेशन हो रहा है उसके लिए फिर रेमेडी आपकी सेक्शन 463 ऑफ सीआरपीसी में है। द मैजिस्ट्रेट, हियर मैजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो ऊपर मैजिस्ट्रेट है। इस मैजिस्ट्रेट को अब इसीलिए क्लियर किया गया है कि मैजिस्ट्रेट का मतलब ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं जिसके ऊपर मैजिस्टीरियल पावर है, ठीक है। एंड कभी भी जब ये कंफ्यूजन हो कि मैजिस्ट्रेट कौन सा लेवल का है, तो आपको पढ़ना है सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी जो कंस्ट्रक्शन की बात करता है। कंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है। द मैजिस्ट्रेट शैल हिज ड्यूटी बाउंड बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन। अब ये जो क्लोज 2, ये जो क्लोज 3, ये जो क्लोज 4, ये तीनों क्लोज जो हैं, these three subsection are exclusively applicable only to the confession। First subsection is applicable to the confession as well as to the statement। 3, 2, 3, 4 are exclusively applicable only to the confession। Then 5
एंड जो है आपका 5A जो होता है वो आपका होता है स्टेटमेंट्स को रिलेटेड, ठीक है। 5A और 6, ठीक है। अब सेक्शन सब सेक्शन 2 कहता है दैट मैजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट। कौन मेक करता है कन्फेशन? दैट मीन अक्यूज। दैट मैजिस्ट्रेट जो है एक्सप्लेन करेगा किसको? अक्यूज को, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन। पहली चीज ये वो करेगा मैजिस्ट्रेट कि आप बाध्य नहीं हो कन्फेस करने के लिए, ऑफेंस को कन्फेस करने के लिए आप बाध्य नहीं हो। सेकंड, एंड इफ ही डज सो, अगर आप ऐसा करते हो, इट मे बी यूज एज ए एविडेंस अगेंस्ट हिम, कि ये आपके खिलाफ साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में इट कैन बी यूज, एंड इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट यू इन ड्यूरिंग द ट्रायल। सो आपको दो चीजें बतानी है। पहली कि आप बाध्य नहीं हो, बिकॉज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हमें कहता है, इसलिए ये प्रोविजन है। दूसरी, अगर आप इसको करते हो दैट इट मे बी यूज अगेंस्ट यू, एंड द मैजिस्ट्रेट shall, again mandatory, and the magistrate shall not record any confession unless upon questioning the person make it। और मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा अगर ये क्वेश्चन पूछने के बाद में, ये बातें बताने के बाद में मैजिस्ट्रेट कोई क्वेश्चन पूछता है और इट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट इट इट बीइंग मेड वॉलंटरली, ठीक है। नेगेटिव में है ना, एंड शैल नॉट रिकॉर्ड एनी कन्फेशन। सो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो उससे क्वेश्चन पूछने के बाद में ये भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे ये इतना प्लेन और विद कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के साथ इस प्रोविजन को पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, और जब मैजिस्ट्रेट आपको बनना है तो उसको अप्लाई भी उसी तरह से। ऐसा नहीं कि आपको जितना जल्दी हो केस हमारा हो, किसी को सजा हो तो हो, उसी तरह से अप्लाई करना है। सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। कई बार ये होता है कि क्या पुलिस जब लेके आई अक्यूज को, तो प्रैक्टिस में होता है कि तो अब पुलिस ने क्वेश्चन किया अब क्वेश्चन किया और उसको लगता है कि वॉलंटरली नहीं बना रहा है कि जी मुझे तो पुलिस ने पीटा इसलिए मैं ये कन्फेस कर रहा हूँ, पिटाई से बचने के लिए मैंने ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे आपने वो मूवी देखी होगी B.R. अम्बेडकर टाइप से एक मूवी पीछे थी, तमिलनाडु में एक लॉयर है उसके ऊपर, तो उसमें काफ़ी टॉर्चर किया जाता है जो है जिनको अक्यूज बना के। सो अब ऐसी सिचुएशन में जब मजिस्ट्रेट को ये हो जाता है कि इट इज़ नॉट वॉलंटरली, सो ही शैल नॉट रिकॉर्ड, ही इज मैंडेटरी, ही शैल नॉट रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कैसे करेगा, दैट ही हैज रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव क्या है? अब इसके लिए देखिए, आप जब सीआरपीसी देखते हो तो सीआरपीसी में आपके पास एक डेफिनेशन सेक्शन है, ठीक है। एंड उस डेफिनेशन सेक्शन के अंदर जो लास्ट की डेफिनेशन है आपके पास 2 सबसेक्शन वाई, उसमें लिखा हुआ है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन एंड नॉट डिफाइन बट डिफाइन अंडर द इंडियन पीनल कोड हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट कोड। मतलब ये हुआ, अगर कोई वर्ड यहाँ पे यूज है सीआरपीसी में एंड वो डिफाइन नहीं है बट वो आईपीसी में डिफाइन है, तो उसका मीनिंग वही होगा जो आईपीसी में होगा। एंड आईपीसी में इसका मीनिंग डिफाइन है, आईपीसी में ये सेक्शन 26 के अंदर जो है ये है। तो सेक्शन 26 में रीजन टू बिलीव है, आप लोगों के पास बेयर एक्ट हो उस पर देख लेना। सो रीजन टू बिलीव का मतलब है पर्सन इज सेट टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग if he has sufficient cause to believe that thing and not otherwise। that mean मैजिस्ट्रेट को पास सफिशिएंट रीजन है ये बिलीव करने के लिए कि हाँ ये वॉलंटरली है तो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज ही शैल नॉट रिकॉर्ड, ही शैल
नॉट रिकॉर्ड। एंड ये चीज इंश्योर करने के लिए ही मे डू एनीथिंग। सपोज अक्यूज के हैंड कफ है, तो आप इस डायरेक्शन को, ये ऐसा नहीं कि मैकेनिकली इसको अप्लाई, सो आप उसको हैंड कप कह सकते हो कि इसकी हैंड कप जो है, इसकी हथकड़ियाँ खोलो। आप उसको कह सकते हो कि इसको चैम्बर में थोड़ी देर बिठाओ, ठीक है? आप उसको हो सकता है कि पुलिस वाले से डर लग रहा हो तो पुलिस वालों को भी बाहर भेज सकते हो। कई बार हो सकता है कि उसको उस दिन करने के बाद में आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दो और दूसरे दिन बुलाओ कि भई इसका आप देखना है, रिकॉर्ड करना है। All these things are done to ensure, because magistrate has duty bound. He is the person under whose hand there is the right अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो एक्सरसाइज हो रहा है। सो मैजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड सच स्टेटमेंट जब अगर उसको लगता है ऑन द क्वेश्चनिंग ऑफ इट। ठीक है? अब ये कन्फेशन रिकॉर्ड होती है, नॉर्मली इट इज रिकॉर्डेड इन द ओपन कोर्ट, सबके सामने रिकॉर्ड होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गुपचुप कोई रिकॉर्ड करेगा। जो ओपन कोर्ट में रिकॉर्ड होती है, बट मैजिस्ट्रेट कैन आल्सो रिकॉर्ड इन द इन हिज चैम्बर आल्सो। ठीक है? सो ऐसा ये कर सकता है। अब ऐसी जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड है, कन्फेशन या आपकी जो स्टेटमेंट है, कन्फेशन या स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड हो गई, अब आप आगे पढ़ोगे कि वो साइन भी होती है। सो ऐसी स्टेटमेंट जो है सेक्शन 80 जो है, सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में उसकी रिलेवेंसी हो जाती है कि presumption as to the document produced as a record of evidence whenever any document is produced before any court purporting to be record or memorandum for evidence or any part of evidence given by the witness in judicial proceeding or before officer authorized by law to take such evidence, or the statement or the confession by a prisoner or accused person take in accordance with law and purporting to be signed by judge and magistrate or such officer as aforesaid, court shall presume that the document is genuine and any statement as to the circumstances under which it was taken purported to be made by signing it true and such evidence, statement or confession was duly taken। ये एक प्रजम्पशन है कि ये जो चीज़ें जो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में जो है, अगर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होके जब मजिस्ट्रेट के पास जाएँगे तो मजिस्ट्रेट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, उन्होंने जो है इसको बताया होगा प्रॉपरली। ये जो है कन्फेशन रिकॉर्ड है, ये स्टेटमेंट जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड है, ये कन्फेशन रिकॉर्ड है, प्रॉपर इस कोर्स में इसको बनाया होगा। सो इसके साथ में आप सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिख लो। देखिए ये जो दोनों प्रोसीजरल लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, ये इंटरट्विन्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है? क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्लॉज, और आपको घर पे पढ़ना भी है सेक्शन 80 को। थर्ड क्लॉज, इफ एट एनी टाइम बिफोर कन्फेशन इज रिकॉर्डिंग। अब दोनों प्रोविजन ये कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले की बात कर रहे हैं कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है, उसको क्या इंश्योर करना है। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो अक्यूज को बताए कि आप बनाने को बाध्य नहीं हो कन्फेशन, और अगर आप कन्फेस करते हो दैट इट मे बी यूज अगेंस्ट यू एज एन एविडेंस। एंड आपको मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना है, सारा रीजन टू बिलीव, सफिशिएंट रीजन लगाना है क्वेश्चन करने के बाद में कि वॉलंटरली है या इनवॉलंटरली है। अगर इनवॉलंटरली है तो ही शैल नॉट रिकॉर्ड द सच कन्फेशन। इफ एट एनी टाइम बिफोर कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, पर्सन अपियरिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट स्टेट, कह देता है क्लियरली दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक कन्फेशन। ठीक है? अगर अक्यूज कह रहा है कि नो नो आई एम नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, सो अब उसको आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, पुलिस कस्टडी में आप नहीं भेजोगे। ठीक है? बिकॉज वो जो प्रेशर, पुलिस का प्रेशर, टॉर्चर या जो भी थ्रेट इंड्यूसमेंट था जिसके कारण ये आया, वो सेम चीज विद डबल इंटेंसिटी विल अप्लाई टू दैट अक्यूज पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में उसको बचाने के लिए ये प्रोविज़न है कि उसको फिर आपको ऑथराइज़ नहीं करना है, उसका डिटेंशन पुलिस कस्टडी में, आपको जुडिशियल कस्टडी में करना है।
पहले तो आपको इंश्योर करना है, कुछ लोग तो बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। सपोज अक्यूज पर्सन इज सेकिंग, अक्यूज पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक, उसका हैंड कफ, आपको लग रहा है कि भाई नहीं, मुझे लगता है कि ये आप वॉलंटरली नहीं बना रहा है स्टेटमेंट, तो नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो magistrate shall not, again there is complete embargo on the magistrate, that a magistrate shall not authorize the detention of such person into the police custody. So where he will be sent, he will be sent to the judicial custody, he will be sent to the judicial custody, ठीक है। now come to the fourth subsection। ये चीजें इंश्योर करने के लिए दोनों सबसेक्शन जो है वो बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन का है। then any such confession means such confession where the magistrate has explained to the accused that he is not bound to make the confession, or if he does so, that can be used against him, and magistrate has all the reasons, sufficient reason, that yes, it is voluntarily, then he starts such recording of the confession. So section 164 subsection 4 is relating, ये बता रहा है कि फिर कैसा फॉर्मेट होगा, कैसे रिकॉर्ड करना है। एनी सच कन्फेशन मीन्स जो वॉलंटरली बनाई गई है। शैल बी रिकॉर्डेड, अगेन इट इज मैंडेटरी, provided in the manner of section 281 of CRPC for recording of examination of accused person। जो हमने बताया that ये जो कन्फेशन, जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है, दैट इज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, आपकी ट्रायल के दौरान जो आपका होता है एग्जामिनेशन या इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट करता है, उसके जो दौरान जो आपका होता है, सो उसमें जो है वो 281 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट जो है उसको रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे भी ये प्रोसीजर लेने के बाद में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड जो है, प्रोसीजर क्या है, सेक्शन 281 ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है। सो अब इस 281 पढ़े बगैर तो हम जो है उसको समझ सकते ही नहीं। मैं क्विकली 281 के ऊपर जो है आपका आ जाता हूँ, एंड देन वी विल रीड इट, ठीक है। हाँ, ये है आपका 281। record of examination of accused, whenever accused is examined, ये स्पेसिफिकली है अक्यूज के लिए, ठीक है ना। ये जो है अक्यूज के लिए है। वेन एवर अक्यूज इज एग्जामिन बाई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक द मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड सच। अब यहाँ पे लिखा, जैसे कोई कह सकते हैं कि सर लिखा केवल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ही है, लेकिन फिर वो आप कंस्ट्रक्शन में देखोगे, सो ये दोनों ही उसको रिकॉर्ड करता है, कवर करता है। शैल मेक ए मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट। एक मजिस्ट्रेट जो है वो एक तो मेमोरेंडम बनाएगा एग्जामिनेशन का, ठीक है, एंड दैट शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, और वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा। Second, whenever accused is examined by the magistrate other than metropolitan magistrate or by a court of session, the whole of such examination including every question put to him and every answer। अब ये जो एग्जामिनेशन होगा, ये यहाँ से बताता है, ये आपका क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब 281 का 313 का जो बयान होता है उसमें भी 281 ही लगता है। सो 281 इज अप्लाइड नॉट ओनली टू 164, ये 313 में भी ये आता है आपका, ये 164 में भी यही आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको करना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करने के बाद में आपको उसको जो है सारा जो भी क्वेश्चन और आंसर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वेयर ही इज अनेबल टू डू सोइंग फिजिकल इनकेपेसिटी द डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर जो है कोर्ट, वो उसको रिकॉर्ड करेगा। द रिकॉर्ड शैल प्रैक्टिकेबल बी इन लैंग्वेज ऑफ द अक्यूज इन विच एग्जामिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आप पोस्टेड हैं पंजाब में और अक्यूज आपका पंजाबी जानता है, वो अंग्रेजी जानता ही नहीं है,
तो वो पंजाबी में करना है, तो उसकी आपका कन्फेशन भी पंजाबी में हो। हिंदी में है, यूपी है, हरियाणा, बिहार, तो उसका अक्यूज़ हिंदी में वो करेगा कन्फेशन, तो आपको उसको हिंदी में ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी? सो द रिकॉर्ड शैल, बिकॉज़ मैंडेटरी है, लेकिन अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। द रिकॉर्ड शैल, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकेबल वर्ड भूल जाओ, बी इन द लैंग्वेज इन विच अक्यूज इज एग्जामिन्ड। ठीक है, तो एग्जामिन करा, जैसे वो हिंदी समझ रहा है तो हिंदी में क्वेश्चन पूछो, अंग्रेजी का वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। सो हिंदी में करना है, पंजाबी है पंजाबी में, तमिल है तमिल में। और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, देन इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, आपके जज को नहीं आती वो लैंग्वेज, तो वो जो है कोर्ट की लैंग्वेज के में होगा। द हम बिकॉज़ अगर सपोज़ करो ऐसा है कि तमिल बंदा है और वो उसने दिल्ली में क्राइम कर दिया, आप दिल्ली में जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बन गए। अब आपको तो तमिल नहीं आती, तो आपको तमिल में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो आपके साथ है कि जो यहाँ की भाषा है, उसी भाषा में आप करोगे जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है। सो उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, हेल्प करिए इंस्ट्रक्टर वगैरह की और इंटरप्रेटर की, और उसके साथ में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है? द रिकॉर्ड शैल बी शोन टू द अक्यूज। अब ये जो आपने कन्फेशन रिकॉर्ड की अक्यूज को दिखाना है, ये आपने उसको पढ़ के सुनाना है। ठीक है? रिकॉर्ड शैल बी शोन और रेड टू द अक्यूज, एंड इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड, जैसे आपने वो उसने आपने जो है दूसरी भाषा में रिकॉर्ड की हुई है, तो ऐसे में उसको इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ही शैल बी इंटरप्रेटेड हिम इन द लैंग्वेज इन विच ही अंडरस्टैंड, जिसमें वो समझ रहा है कि जी हमने ये जो रिकॉर्ड किया है इसका ये मतलब है। अगर वो उसमें चाहे कि नहीं मैं इसमें एक दो पॉइंट ऐड करना है, जो उसकी लिबर्टी है कि वो किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता है, किसी पॉइंट को ऐड कर सकता है, डिलीट नहीं करवा सकता, एक्सप्लेन कर सकता है कि जो मैं ये बोला हूँ इसका क्या मतलब, ऐसा नहीं कि इसको काट दो, ऐसा नहीं। ठीक है? इट शैल बी देयर आफ्टर साइंड बाय द अक्यूज। अब ये जो रिकॉर्ड हो गई, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में थी, अक्यूज की लैंग्वेज में थी, या अक्यूज की लैंग्वेज नहीं पता था, कोर्ट की लैंग्वेज में थी, उसको पढ़ के भी सुना दिया, उसके बाद में अक्यूज ने दो पॉइंट और ऐड करवा दिए, that must be signed by the accused and the magistrate, who shall certify under his own hand that examination, वो certify नीचे लिखेगा कि examination was taken in my presence and hearing, and record containing full and true account of the statement made by the accused। ठीक है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज पर्सन इन कोर्स ऑफ द समरी ट्रायल। ये आप सेविंग कह सकते हो कि सेविंग क्लॉज है कि समरी ट्रायल में ये प्रोसीडिंग आपका लागू नहीं होता है। अब जो ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी रिकॉर्ड हो गई है, ये जो स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड हुई है, ये स्टेटमेंट आपका ए सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमने पढ़ के देखा, उसमें जो है प्रजम्पशन हो जाता है कि इस सर्कमस्टांस में ये प्रॉपरली रिकॉर्डेड है। ठीक है जी? और उसके नीचे वो उसको मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट को लिखना है। अब अगेन कम टू द सेक्शन 164 कि इसके, ये तो हमने वो प्रोसीजर पूरा बता दिया ऐसे रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा जो है मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है, तो कहता है उसके बाद में recording of confession that it shall be signed by the person making the confession, accused who made the confession he has to sign it, एंड द मैजिस्ट्रेट शैल मेक ए मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम की बात कर रहा है, तो इस तरह का एक मेमोरेंडम जो आपने कन्फेशन किया, अक्यूज ने जो कन्फेशनरी स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड की, उसके बाद में ये नीचे मेमोरेंडम करना है। ये मेमोरेंडम यही अश्योर करता है कि जो सेकंड सबसेक्शन और थर्ड सबसेक्शन है भाई वो कंप्लाई हुआ है ना? तो ये कहता है दैट आई हैव, आई का मतलब यहाँ मजिस्ट्रेट मेमोरेंडम कर रहा है, दैट आई हैव एक्सप्लेन टू, अक्यूज का नाम जैसे राम ने स्टेटमेंट बनाई तो श्याम ने बनाई, तो आई हैव एक्सप्लेन टू श्याम that he is not bound to make confession, and if he does so any confession he may be used as the evidence, and I believe that his confession was voluntarily। that means 164(2) का वो कहा है कि जी मैंने अश्योर कर लिया है, it was taken in my presence। ठीक है? it was taken in my presence and hearing, and read over to the person making it and admitted him to be correct। ये आपका 281 में जो कहता है, एंड ये कंटेन करती है फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय, फुल फुल, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमने छोड़ के की है,
and true, and then it must be signed by that magistrate, judicial or metropolitan magistrate द्वारा it must be signed. ठीक है, it must be signed by that particular magistrate. now इसी में अब आपके पास आता है कि अगर सपोज करो आपका अक्यूज जो है, अक्यूज जो है इसमें 164 सबसेक्शन 2 जो है आपका, या उसका कंप्लाई नहीं हुआ है, उसका कंप्लाइंस आपका नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगा? इसी के साथ आपको एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 29। ठीक है, एंड सेक्शन 29 कहता है कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट टू बिकेम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एटसेट्रा. If such confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant because it was under the promise of secrecy, consequence of deception practiced by accused person, the purpose of obtaining it, which he was drunk. जैसे कई मूवी में दिखाया जाता है कि दारू पी के उसने सारी चीज़ें बताई, when he was he or because it was made to answer which he is need not to be answer whenever whatever may have been in form of those question, और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड. अब ये वाला पोर्शन जो है ना बच्चे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट और बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन एंड द एविडेंस इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमने 164 में ये कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है दैट ही हैज़ टू वार्न द अक्यूज दैट ही इज नॉट ड्यूटी बाउंड. और सेक्शन 29 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि केवल उसको वार्निंग दी इसलिए उसकी कन्फेशन रिलेवेंट नहीं हो जाती. अब जो भी प्रोविजन है वो आपके प्रोविजन दोनों तो ऐसा नहीं हो सकते कि वो कंट्राडिक्टरी हों. ठीक है, और इसलिए जो है सेक्शन 29 जो है वो सेक्शन 29 से ओवरराइड नहीं करेगा सेक्शन 164. ठीक है ना, तो इसलिए अगर सपोज करो कंप्लाई नहीं हुआ है 164(2) और 164(3) का कंप्लाइंस नहीं हुआ है तो कंसीक्वेंस क्या होगा? सो सेक्शन 29 के हिसाब से तो भाई ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता. सो उसके साथ में आपको 463 भी पढ़ना पड़ेगा, एंड 463 जब आप इसके लिए पढ़ते हो तो वो क्लियर हो जाता है कि भाई अगर उससे आप प्रिजुडिशियल टू अक्यूज है तब तो वो आप रिलाई नहीं करोगे, अदरवाइज यू कैन रिलाई ऑन दैट, बट वो इररिलेवेंट नहीं हो जाता. अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि अक्यूज जो है वो रिट्रैक्ट हो जाता है अपनी कन्फेशन से. ठीक है, कन्फेशन से वो रिट्रैक्ट हो जाता है, जी मैं तो डर में था इसलिए मैंने कन्फेशन कर दिया, मजिस्ट्रेट के सामने भी मुझे डर में था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैंने कन्फेस. सो जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन की जो वैल्यू है, जो आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में आप लोग पढ़ोगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि भाई स्टेटमेंट है तो आप उससे डाइवर्ट नहीं हो सकते. ही में भी अक्यूज कह सकता है मैं उस समय जो था डर में था इसलिए मैंने किया. ठीक है, अब हम सेक्शन 463 देख लेते हैं जो कि क्लियरली इरेगुलर प्रोसीडिंग वाले चैप्टर में है, एंड 164 और 281 से रिलेटेड हैं. और ये तीनों सेक्शन 164, 281 एंड उधर आपका जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अक्यूज को वार्निंग नहीं दी गई, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो कैसे क्या किया जाएगा. सो 463 कहता है नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ 164. ये दोनों तीनों सपोज मेमोरेंडम नहीं लिखा, सपोज वार्निंग नहीं दी, सपोज अक्यूज को जो है इंश्योर नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इफ एनी कोर्ट बिफोर विच confession or other statement of the accused person is recorded और purported to be recorded, या तो properly recorded है या ऐसा लग रहा है कि हाँ रिकॉर्ड किया है, under section 164 or section 281 standard, or has been received in evidence, finds that any of the provision of either of such section has not been complied. Any of the provision means
आपका क्लोज 1 नहीं कंप्लाई हुआ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस तरह का नहीं है। क्लोज 2 नहीं कंप्लाई हुआ, वार्निंग नहीं दी। क्लोज 2 का लेटर पार्ट कि उसको जो है प्रॉपर वो नहीं किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट इट मे notwithstanding anything contained in section 91, सेक्शन 91 में कुछ भी लिखा हो, ये जो है इट मे टेक एविडेंस इन रिगार्ड ऑफ सच नॉन कंप्लायंस। ये जो नॉन कंप्लाय, अब सेक्शन 91 क्या है, सेक्शन 91 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये कहता है कि अगर कोई चीज रिकॉर्ड की है, अगर वो रिकॉर्ड की है तो वो रिकॉर्ड ही एविडेंस होगा, ये नहीं कि रिकॉर्ड के साथ आप ओरल एविडेंस भी दे दो। ठीक है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। अगर कोई चीज रिकॉर्ड में है तो रिकॉर्ड ही एविडेंस है। जैसे सपोज करो आपकी बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है तो वो ही है। अब ये नहीं है कि आप ओरल एविडेंस ना जी ना, इसमें तो ये 23 सितंबर है, हो तो मैं जो है 3 दिन पहले ही हो गया था, ऐसा नहीं, ओरल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सेक्शन 91 आप पूरा प्रॉपर पढ़ लेना। और मैं पढ़ के सुना देता हूँ सेक्शन 91 आप लोगों को। सेक्शन 91 ये कहता है दैट, हाँ, evidence of term of contract grant or other disposition when the term of contract grant or other disposition of property have been reduced to the form of document and in all cases। ठीक है, ये तो इतना का है। उसके बाद का देखो, इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट। तो यहाँ 164 में वो रिक्वायर्ड है बाय लॉ कि कन्फेशन को डॉक्यूमेंट में करे, शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ सच, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल आपका नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। अब आपने कहा कि ये कंप्लाई नहीं हुआ, कंप्लाई नहीं हुआ, कंप्लाई नहीं हुआ तो आपने उसको ओरल एविडेंस दिलवाना है। और सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस कहता है कि भाई कोई चीज़ रिकॉर्ड होगी तो केवल रिकॉर्ड ही एविडेंस के रूप में काम होगा, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। तो ये लिखता है कि एज एन एक्सेप्शन अगर कोई ये कंप्लेन करता है, नहीं जी ये जो हमारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है दैट इज नॉट प्रॉपरली रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 164, सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, वो एविडेंस में ले सकता है कि क्या चीज़ नॉन कंप्लायंस हुई है, मैजिस्ट्रेट नॉन कंप्लायंस हुआ है या जो है डायरेक्शन वगैरह नहीं दी गई थी प्रॉपर। ठीक है, take in evidence regard of such non-compliance and if satisfied, if तो non-compliance satisfy होता है कि non-compliance था, जिसके समक्ष ट्रायल चल रही है, कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो देखना है हैज इंजर्ड द अक्यूज इन डिफेंस ऑफ मेरिट, क्या अक्यूज को इंजर्ड करता है ऑन मेरिट एंड दैट ही डूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड एडमिट सच स्टेटमेंट। ठीक है, अगर वो इंजर्ड करता है तो वो नहीं होगा, अगर इंजर्ड नहीं करता है तो वो आपका एविडेंस के रूप में स्वीकार होगा, ऐसी कन्फेशन भी एविडेंस के रूप में सरकार स्वीकार होगी। और सेक्शन 29 उसको सपोर्ट ही कर रहा है। और ये प्रोविजन कोर्ट ऑफ अपील में भी लगेगा, रेफरेंस और रिवीजन के केस में भी। क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं होता है, सिविल केसेस में रिव्यू होता है, क्रिमिनल केसेस में रेफरेंस एंड रिवीजन होता है। कई बार मुंह से निकल भी जाए तो मतलब रेफरेंस और रिवीजन होता है, रिव्यू कभी नहीं होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका जो है सेक्शन 164 के बाद पास में दोबारा। अब सेक्शन 164 के अंदर जो है हमने सबसेक्शन 1, 2, 3 और 4 ये तीनों पढ़ ली। उसके बाद में आपका कन्फेशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, कंपेरिजन वाला कंप्लीट हो गया। आप सबसेक्शन 6 और पढ़ सकते हो। द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द कन्फेशन और द स्टेटमेंट, ये मैजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड कर रहा है जिसका जुरिडिक्शन भी नहीं, तो उसके पास तो फाइल होगी नहीं, तो वो लगाएगा नहीं। तो ऐसा मैजिस्ट्रेट उस कन्फेशन का क्या करेगा, दैट इज द आंसर गिवन इन सबसेक्शन 6, दैट मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग द कन्फेशन या स्टेटमेंट दोनों में अप्लाई होगा,
अंडर दिस सेक्शन ही शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट, वो फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को। अब ये जो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा, ये ऐसा नहीं कि पुलिस के थ्रू फॉरवर्ड करेगा, वो पुलिस के थ्रू फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है ना, वो डायरेक्ट फॉरवर्ड करेगा। हुम किसे करेगा, द केस इज टू बी इंक्वायर और ट्रायल, यानी उस मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जिसका जो केस है वो ट्रायल, जो उसको ट्राई करेगा या जिसने कॉग्निजेंस लिया है। ट्रायल होनी है कोर्ट ऑफ सेशन में, लेकिन इंक्वायरी वही कर रहा है जो कॉग्निजेंस वगैरह लेना है, तो उस मैजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड करेगा डायरेक्टली, पुलिस के थ्रू वो फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, वो आपका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो है वो कैसे रिकॉर्ड होगी, सबसेक्शन 1 में तो हमने पढ़ लिया कि रिकॉर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। कब करेगा, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ये चीज़ नहीं होती है। ट्रायल के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो मैजिस्ट्रेट खुद कर लेगा, उसका अलग से प्रोसीजर जो है वो है, ठीक है। तो एनी स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट में क्लियर भी कर लिया है, अदर देन कन्फेशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट कन्फेशन है। ये आपकी हो सकती है स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है, यानी अक्यूज मरने वाला है, विक्टिम है, एसिड अटैक की, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर भी उसका डाइंग डिक्लेरेशन लेता है, और डाइंग डिक्लेरेशन वही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होती है जैसे हमने वो देखा था, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपने देखा, ये डाइंग डिक्लेरेशन या आपका जो अक्यू विटनेस है, जो आपने ये भी देखा था कि 154 में कि अगर आपकी विक्टिम जो है, जो कि असॉल्ट और रेप केसेस 509 की जो है विक्टिम है, तो उसको फिर मैजिस्ट्रेट के पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ले जाया जाता है, ठीक है ना। 154 में हमने ये चीज़ें की थी। अब वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे तो लिखा हुआ था कि उसकी स्टेटमेंट वैसे ही रिकॉर्ड होगी एज इन सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 में। तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे यस यस, इसमें तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, हम्म, ये देखो, द पुलिस ऑफिसर द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन recorded by the judicial magistrate under clause A of 5A as soon as possible, ठीक है। तो जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाके उसका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना होता है। अब स्टेटमेंट जो है, ये आपकी जो स्टेटमेंट है, जो विक्टिम की स्टेटमेंट है वो, या आपके मोस्टली जो है ये विक्टिम की ही स्टेटमेंट होती है, मोस्टली जो है आपकी विक्टिम की स्टेटमेंट होती है, या डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्म में होती है, या आप किसी और व्यक्ति की भी कई बार स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। Any statement other than confession made under subsection 1 shall be recorded in a manner, कैसे रिकॉर्ड करना है, hereinafter provided for recording of evidence as in opinion of the magistrate best fitted to the circumstance of the case, and the magistrate shall have the power to administer the oath, ठीक है। रिकॉर्ड कैसे होगी, जो मैजिस्ट्रेट इसके बाद में प्रोवाइड करता है प्रोसीजर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का। सो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जैसे रिकॉर्ड होता है, अकॉर्डिंगली वो स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड होगी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो ओथ भी दिलवा सकता है कि आप शपथ लो कि आप जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं, सच के सिवा कुछ नहीं, जैसे कि एविडेंसेस में जब टेस्टिमनी होती है उस समय में होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका जो 5 कैपिटल ए जो कि लेटर जो है ऐड हुआ था, ये हम पढ़ लेते हैं। इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354, सेक्शन 354 ए बी सी डी, ठीक है।
सेक्शन 354A B C D और सेक्शन 376 A B C D D A D B, ठीक है, DB, E509, the judicial magistrate shall record the statement of person against whom such offence has been committed. यानी विक्टिम अगेंस्ट whom such statement is committed, उस विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा एज soon एज पॉसिबल फॉर द ऑफेंस ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। अब इसको आप सेक्शन 154 का जो सेकंड प्रोवाइजो है, सेक्शन 154 के सेकंड प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग इसको आपको पढ़ना है। उसका कंप्लायंस है कि अगर आपका जो है विक्टिम जो है आपकी इस तरह से है, तो आपको जो है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी ही करनी है। रीज़न वही है कि उसकी स्टेटमेंट अगर वहाँ पे रिकॉर्ड होती है पुलिस के सामने, तो उसकी केवल जो है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ हो सकती है, अदरवाइज़ दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोरबोरेटिव पर्पज़। Provided that if person making the statement is temporarily or permanently mentally, physically disabled, and the magistrate shall take the assistance of an interpreter or special educator। वही सेम चीज़ें 154 में, अगर मेंटली फिजिकली जो है वो डिस्टर्ब है परमानेंटली या टेम्परली उस रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, सो स्पेशल एजुकेटर एंड इंटरप्रेटर की सहायता लीगी। जैसे डी फेंडम विक्टिम है, कोई लड़की है डी फेंडम, या जो है मेंटली अनस्टेबल लड़की है, उसके रेप हुआ है, तो उसका स्टेटमेंट उसका कैसे रिकॉर्ड होगा, तो उसमें जो स्पेशल एजुकेटर हैं, साइन लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हैं, इंटरप्रेटर वगैरह, उसके अकॉर्डिंगली जो है होगा, यूज असिस्ट कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्परली और परमानेंटली और फिजिकली डिसेबल, सो सेम जो 154 में है कि उसका जो स्टेटमेंट यहाँ भी जो रिकॉर्ड होगा दैट शैल बी वीडियोग्राफ्ड। Purpose of videographing that statement is so that at any other point of time, even जो इंटरप्रेटर जो है वो करेक्टली नहीं समझ पा रहा है कि क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर रहा है मजिस्ट्रेट, तो वो बाद में रेक्टिफाई हो कि हाँ दूसरे इंटरप्रेटर के द्वारा कि हाँ ये कहा गया था, इसलिए जो है उसका वीडियोग्राफ भी होना चाहिए। A statement recorded under clause A of person who is temporary or physically disabled। अब यहाँ पे ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन है फिजिकल एंड डिसेबल पर्सन जिस पे सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, कि उसका ट्रायल के दौरान, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रायल के दौरान जो है ये जो पुलिस ने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है दैट इज़ यूजलेस, उसका कोई पर्पज़ नहीं, केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है। एफआईआर कॉन्ट्राडिक्शन कोरबोरेशन के लिए, confession recorded or statement recorded under section 164, that is confession and contradiction, दोबारा से अक्यूज के सामने, बिकॉज यहाँ पे अक्यूज नहीं प्रेजेंस है, अक्यूज उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो भी विक्टिम कह रहा है अक्यूज तो है ही नहीं, अक्यूज उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी होगी वो दोबारा जो है ट्रायल के दौरान डिस्पोजिशन होगी विटनेस के रूप में इस विक्टिम की, वो गवाही देगा, फिर क्रॉस एग्जामिन होगा और क्रॉस एग्जामिन से सच्चाई निकलती है। लेकिन एक स्पेशल फैसिलिटी दी है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस का विक्टिम है और फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब है, तो ऐसे केसेस में हमने जो कहा कि एग्जामिनेशन जो ट्रायल में होगा वो 3 लेवल पे होगा। पहला होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, सेक्शन 137 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद में अपोजिट पार्टी जो है, अगर प्रोसिक्यूशन का विटनेस है तो अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन का चांस मिलेगा। फिर जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद में जो उस पार्टी ने एविडेंस को विटनेस को बुलाया है वो उसको री एग्जामिन कर सकता है फॉर एक्सप्लेनिंग दैट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बी में 154 164 5A कैपिटल ए बी, दैट की जो टेम्परली और फिजिकली डिसेबल पर्सन हैं, ऐसे का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो स्टेटमेंट जो है वो ऐसे ही काम करेगा जैसा कि एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दैट विल बी इन ल्यू मीन्स उसके बदले में, इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इन चीफ है, एंड इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, एंड सच मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड on such statement
विदाउट द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम एट द ट्रायल। ठीक है, तो ऐसे का दोबारा से ट्रायल नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद में मैजिस्ट्रेट को दोबारा कर सकते हैं। सपोज देर इज ए कंप्लेन है कि कोई लड़की किडनैप हो गई, पेरेंट्स की इस कंप्लेन पे एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर में हमने पढ़ा है दैट मे बी अगेंस्ट सम नेम्ड अक्यूज और इट मे बी सम अननेम अक्यूज। अब किडनैपिंग की जब की तो लड़की जाके देहरादून में मिली। लड़की देहरादून में जो मिली तो लड़की को देहरादून के ही किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके हो सकता है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए। और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो होगी, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद में, क्योंकि उसका रेप भी हुआ हो सकता है, तो वो सारी स्टेटमेंट जो बताएगी वो रिकॉर्ड होकर मैजिस्ट्रेट एज पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 6 विल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट हु हैज़ द जुरिडिक्शन। और जो ट्रायल करेगा या कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा तो जो उसको ट्राई इस समय इंक्वायर कर रहा है फिर उसको जो है सबमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को। अब ऐसे ही सिचुएशन जो ऑफेंस ऑफ रेप का आता है, जब लड़की को रिकवर किया जाता है या पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती कि हॉस्पिटल में कोई लड़की को लाया गया है एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर है आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या जो है आपका ईएमओ इमरजेंसी और मेडिकल ऑफिसर, जो कि आरएमपी हो गया जो ओपीडी के थ्रू होता है, आउट साइड पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है बाह्य रोग विभाग, जब नॉर्मल वर्किंग में जो बंदा जाता है, या इमरजेंसी के थ्रू लाया गया है। अब ऐसी लड़की का जब वो एग्जामिनेशन करता है आपका डॉक्टर, सो डॉक्टर की सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी में ड्यूटी हो जाती है कि उसका एग्जामिनेशन एक तो जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया उसके अकॉर्डिंग होगा, एंड देन वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो उसका स्टेटमेंट लेने के बाद में, सपोज एफआईआर करने के बाद में उसको जो है उसका मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करवाए। और सपोज दूसरी सिचुएशन कि विक्टिम को रिकवर किया, जंगल से रिकवर किया और रेप वगैरह का है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो है पुलिस उसको जो है आपका करेगी मेडिकल एग्जामिनेशन करो। ऐसा नहीं उसको नहला दिया, नहला दिया तो सारे जो बहुत सारे एविडेंसेस तो आपके जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एक मूवी है G5 पे सिया करके, उसमें जो एमएलए पे चार्जेस होते हैं, तो लड़की रिकवर करने के बाद में सबसे पहले पुलिस वाले जो हैं जो है सबूत को मिटाने के लिए उसको नहला के अच्छे कपड़े ही पहनाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 164 के साथ ही 164 कैपिटल ए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, और उसके बाद में हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। ठीक है, दिस प्रोविज़न इज एप्लीकेबल ओनली टू द विक्टिम ऑफ रेप। विक्टिम ऑफ रेप का ही मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की है, बाकी किसी विक्टिम की बात नहीं की। Where during the stage when an offense is committed ऑफ रेप और अटेम्प्ट टू कमिट, या तो ऑफेंस कमिट हुआ है या केवल अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ वुमेन, इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमेन with whom rape is alleged or committed, that mean victim, एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल एक्सपर्ट। मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो उसको एग्जामिन करेगा, जो आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। And such examination shall be conducted by the रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हम आरएमपी जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, एम्प्लॉयड बाय द हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा होता है, नॉर्मली ये होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है और ए लोकल अथॉरिटी इन एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर, जो है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है नज़दीक तो अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उन्हें मेडिकल जो है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, एसोसिएशन से, तो वो रजिस्टर्ड होते हैं। एमबीबीएस करते ही आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे लॉयर होते हैं तो उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। विद, अब ये जो आप होगा क्या, आप जोर ज़बरदस्ती उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है,
बिकॉज एक तरफ एविडेंसेस भी कलेक्ट करने हैं, दूसरी तरफ वुमेन की डिग्निटी और उसका भी जो है आपको ख्याल रखना है, जो है वुमेन का। सो इसलिए बैलेंसिंग है ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन को मेंटेन किया जाए विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन, विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन। बट सपोज वुमेन आपकी 18 से कम की है, ठीक है, वुमेन जो आईपीसी में डिफाइन है, वुमेन मीन्स द फीमेल ऑफ एनी एज। अब वो 18 ईयर्स से एज है तो उसकी कंसेंट इज नॉट कंसेंट एज पर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। सो ऐसे केस में ऑफ ए पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव उसके फादर मदर ऑन बिहाफ ऑफ सच वुमेन, अब ये ड्यूटी है शैल बी शेंड टू, दैट मीन इट इज मैंडेटरी सच मेडिकल प्रैक्टिशनर। कितने घंटों में? विद इन 24 आवर, बिकॉज अर्ली 24 आवर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्शन ऑफ वेजिनल स्वैब, फॉर कलेक्शन ऑफ अदर हेयर। सो अब रेप के विक्टिम के जो पबिक हेयर हैं, वेजिनल स्वैप है, इंजरी के मार्क हैं, अदर बॉडी पार्ट पे इंजरी के मार्क हैं, अगर कपड़े पहने हुए हैं जिन पे ब्लडिंग या और चीज़ें डिस्चार्ज हैं तो वो सारे कपड़े भी आपको लेने हैं। तो इसलिए 24 आवर्स के अंदर पुलिस को एफआईआर वगैरह करके तुरंत मेडिकल प्रैक्टिशनर को भेजना है, ठीक है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेकंड सबसेक्शन, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू हुम सच वुमेन इज सेंट विदाउट डिले। ऐसा नहीं कि मेरे पास इमरजेंसी है, उसको विदाउट एनी डिले एग्जामिन हर पर्सन मीन्स द बॉडी ऑफ वुमेन हैज टू बी एग्जामिन एंड देन प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर, ठीक है। अब ये सिचुएशन है 164, जब पुलिस मेडिकल उसको पास ले जाती है। सपोज पुलिस के इंटरवेंशन की बजाय कोई औरत को लाया गया जिसके ऊपर ऑफेंस ऑफ रेप किया है, कहीं पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे वो एमएलसी के थ्रू केस होगा और एमएलसी के थ्रू भी डिफरेंट प्रोसीजर है, उसका एग्जामिनेशन करने के बाद में वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। अब रिपोर्ट में क्या लिखना है? नेम एंड एड्रेस ऑफ वुमेन, किसके द्वारा लाई गई, द एज ऑफ वुमेन, द डिस्क्रिप्शन एंड मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमन फॉर डीएनए प्रोफाइल लाइक ब्लड सैंपल, वेजिनल स्वैब, जो भी चीज़ें आपने ली हैं वो सारे आपको लिखनी है। मार्क ऑफ इंजरी, बॉडी पे कहाँ कहाँ इंजरी है। जनरल मेंटल कंडीशन, वुमेन की क्या कंडीशन थी। अगर मटेरियल पर्टिकुलर जो आपको लगता है कि दैट इज आल्सो रीजनेबल, वो आप लिख सकते हो। द रिपोर्ट shall state precisely reason for each conclusion arrived at। इंजरी का आपको जो है वो लिखना है कि ये इंजरी किस पॉसिबल से, सपोज इंजरी इज ऑन द ब्रेस्ट ऑफ द विक्टिम, दैट इट मे बी बाय द कटिंग थ्रू द माउथ, या कहीं और वाउंड है तो वो क्या, वो भी आपको लिखना है कंक्लूजन कि किस चीज़ से, शार्प वेज वेपन से हो सकती है, टीथ से हुई है, नेल से हुई है, वो सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है। और जो निर्भया के केस में हुआ था, अक्यूज के जो उनके माउथ का भी लिया गया था सैंपल वगैरह। द रिपोर्ट सेल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड द कंसेंट, इसमें लिखना है कि हाँ हमने वुमेन की कंसेंट या उसके बिहाफ पे किसी और की कंसेंट ली, यानी पहला जो सबसेक्शन है उसका कंप्लायंस। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, व्हेन एग्जामिनेशन स्टार्टेड, व्हेन इट इज कंप्लीटेड, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। बिकॉज दैट विल मेक द जज विल मेक द ओपिनियन कि कितने बाद में, कितनी देर बाद में उसका एग्जामिन हुआ, 24 आवर में हुआ या नहीं। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट रेफर्ड इन सेक्शन 173। अब ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट नहीं भेजना है, आपको आईओ को भेजना है, देन आईओ विल सेंड टू द the magistrate that have the jurisdiction to take the cognizance, ठीक है। Nothing in this cell constitute as rendering lawful any examination without the consent of the woman or any competent person to give such consent। Nothing in this section shall constitute rendering lawful। ये कह रहा है कि कोई भी एग्जामिनेशन वो लॉफुल नहीं होगा जो विदाउट कंसेंट है। तो ये आपका जो पहला सबसेक्शन है उसी के कंप्लायंस में, फॉर मेकिंग ए गुड बैलेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन, ये प्रोविजन है।
For the purpose of this section, examination and registered practitioner have the same meaning as in section 53, so it is clear. So, with this 164, recording of confession statement and medical examination of the victim of the rape, we have discussed, and that is complete.